हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। आज हम करने वाले हैं हिंदी और जनरल हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली केवीएस, एनवीएस, DSSB के एग्ज़ाम में। तो रीजनल हिंदी के लिए भी इतने ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जितने कि हिंदी के लिए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप आर्य साइको ब्रेन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर और PDF वगैरह मिल जाएगी जो अब तक मैंने पढ़ाया है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोटल आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको स्कोर अपना बताना है कितना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, उपकार को न मानने वाले वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा जो उपकार को नहीं मानता। क्या बोलोगे उसको? कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतघ्न और कृतघ्न। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा वो अपना बी ऑप्शन कृतघ्न बोलेंगे, उपकार को न मानने वाले को। और जो उपकार को मानता है उसको क्या कहोगे? उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ और न मानने वाले को कृतघ्न। इस न से पहचान करो आप। जब हमने थ्योरी की क्लासेस की हैं जनरल हिंदी, रीजनल हिंदी, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। चलिए पर्यायवाची शब्द भी मेंशन है। तो बताओ कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बताना है आपको कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, अंबर, अंबुज और व्योम। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट है वो अपना सी ऑप्शन अंबुज यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आकाश का जो पर्यायवाची है वो आपका नभ भी होता है, अंबर और व्योम, ये तीनों ही होते हैं आकाश के पर्यायवाची। अब अंबुज के और पर्यायवाची क्या होंगे, एग्जाम में आया हुआ है आपके KVS में, तो पता होना चाहिए। अंबुज के और जो पर्यायवाची है, कमल है, जैसे कमल अंबुज का ही पर्यायवाची है। कमल, राजीव, नीरज, अरविंद, आपका पंकज है, और आपके सरोज है, जलज है, कंज, ये सारे के सारे अंबुज के पर्यायवाची होते हैं। चलिए समास का टॉपिक भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है और हम कर भी चुके हैं। यहाँ पर समासिक पद का उदाहरण आपको बताना है। जो ये मृग नयन है ये एक समासिक पद, इसका उदाहरण कहने का मतलब मृग नयन समासिक पद उदाहरण है किसका? अव्ययभाव समास का, क्रमधारय का, बहुब्रेय का और द्विगु समास का। तो यहाँ पर जो रहने वाला है वो अपना कर्मधारय समास करेक्ट रहेगा। मृग नयन होता क्या है? मृग का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है हिरण। अब मृग नयन को अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? मृग रूपी नयन। क्या आ जाएगा जी? मृग रूपी नयन, अर्थात हिरण जैसे नयन, नयन बोले तो आंखें, हिरण जैसी आंखें हैं जिसकी, उसको बोलते हैं मृग नयन। अब ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है, इस शब्द को पूछ लेगा वो। अब यहाँ पर ये कर्मधारय क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब इसको अलग अलग किया, मृग रूपी नयन, तो यहाँ पर मृग से कंपैरिजन किया गया है आंखों का। यहाँ पर विशेष्य विशेषण और आपका उपमेय उपमान का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्मधारय समास यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर बात करें अव्ययभाव समास की, तो यहाँ पर पहला पद आपका अव्यय होता है। बहुब्रेय समास में कोई भी पद, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अगर यहाँ पे बात करें अरे आप कब आए, रेखांकित पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर विस्मयादि बोधक है। तो बता दीजिए फटाफट से इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो आपका विस्मयादि बोधक करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मैंने पढ़ा रखे हैं। एज सच डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी आपके जर्नल हिंदी या रीजनल हिंदी किसी में ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। तो संज्ञा क्या होती है?
संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो रटा हुआ है। चलिए, अब संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा मतलब कि सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनती है संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। अब यहाँ पे ना उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा होती है, और आपके अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर संज्ञा होती है 5 प्रकार की। अब उत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार की संज्ञा होती है, पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरे नंबर पर होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, फिर होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तो जनरल टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार आता है। तो चलिए, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं जातिवाचक की, तो जातिवाचक को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जातिवाचक जो है, यहाँ पर देखो, जातिवाचक को डिवाइड किया गया है समूहवाचक में और आपके द्रव्यवाचक में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती है। बेसिक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कई बार, और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक होती है जो एक ही होती है, किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर अंजलि क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो एक समूह का बोध कराती है। यहाँ पर लड़की क्या है? एक जाति का बोध करा रही है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं समूहवाचक की, तो समूहवाचक होते हैं जी आपके जो ग्रुप में दिखाए जाते हैं, जैसे कि अंगूर एक समूहवाचक संज्ञा होती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिसको आप नाप तोल सकते हो, मटेरियल जो चीज़ें होती है, यहाँ पे द्रव्यवाचक हो जाएगा। और अगर बात करूँ भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा आपकी जो कि इमोशंस को दिखाती है, भाव। अब यहाँ पे ना, तो जो भाववाचक संज्ञा होती है उनसे मिलकर बनते हैं क्या अपने उनसे मिलकर, जैसे जो भाववाचक संज्ञा है वो प्रत्यय के साथ और बिना प्रत्यय के बनाती है ये अपने शब्द, जैसे कि प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब बात करें आपके सर्वनाम की, तो सर्वनाम में क्या होगा? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का यूज किया गया। अब सर्वनाम जो है वो संख्या में कितने होते हैं बताओ जरा? 11 होते हैं। अगर मैं सर्वनाम के प्रकार की बात करूं तो वो कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और आपका होता है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब अगर बात करें विशेषण की, जो अपने संज्ञाएं और सर्वनाम है इनकी विशेषता को बताते हैं विशेषण। अब यहाँ पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। यहाँ पर आपके 3 डिग्री होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और होती है आपकी उत्तम अवस्था। ये 3 अवस्था यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मूलावस्था होती है वो होती है अच्छे और बुरे के बारे में जो बताती है, नॉर्मल। और उत्तम अवस्था होती है जब 2 व्यक्तियों में कंपैरिजन किया जाता है, तो वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। और उत्तम अवस्था होती है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका विशेष्य और प्रविशेषण का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विशेष्य और प्रविशेषण का। अब जो आपका सही से नहीं लिखा गया, लेकिन समझ जाओ जो बोल रही हूँ। तो जो विशेष्य है वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो विशेष्य होता है। और प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। याद रखें, बहुत बार पूछा गया कॉन्सेप्ट है ये। एक तो ये आपका जो डिग्री होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, यहाँ से, और आपका विशेष्य और विशेषण,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषण में। और प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताती हैं। तो जैसे वह बहुत काला कुत्ता है, यहां पे मुझे बताओ प्रविशेषण कौन सा है? वह बहुत काला कुत्ता है, लिखो यहां पे, या आप ऐसे ही बता दोगे? ऐसे ही बताओ, वह बहुत काला कुत्ता है, तो इसमें कौन सा आपका प्रविशेषण होगा? तो प्रविशेषण होगा बहुत। देखो काला तो आपका विशेषण है। अब इस एग्जाम्पल से समझो आप। देखो यहां पर जो बहुत है, बहुत प्रविशेषण है और काला आपका विशेषण है। विशेषण होता क्या है? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सिंपल आपका काला क्या विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? प्रविशेषण। और प्रविशेषण आपका बहुत हो जाएगा। और आपका मैंने बताया था विशेष्य। विशेष्य यहाँ पे कौन सा होगा? विशेष्य आपका होता है कुत्ता, जिसके बारे में बात की जाती है। बात किसके बारे में की जा रही है? कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए विशेष्य प्रविशेषण का। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। तो अवधि और अवधि शब्द जो युगम है, आपके शब्दों के जो पेयर हैं, उनका मतलब आपको बताना है। दो सिमिलर शब्द इन्होंने दे दिए और इनका आपको अर्थ बताना है। फटाफट से बताए। यहाँ पर आपको कुछ पता हो ना हो, लेकिन इस अवधि का मतलब तो पता होगा। अगर आपने हिंदी पढ़ी है थोड़ी बहुत 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, तो पता होगा अवधि का मतलब। इसी से निकाल दो आंसर इसका। तो जो अवधि होती है वो होती है अवध की भाषा, बोलते हैं ना, अवधि अवध की भाषा होती है। तो हमें कुछ भी नहीं पता तो आराम से इस अवधि का मतलब हमें निकल जाएगा, पता लग जाएगा। समय सीमा और अवध की भाषा, यहाँ पे इसका अर्थ होगा उचित। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर आपको शुद्ध शब्द छांटना है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है। तो बताए यहाँ पे अशुद्ध शुद्ध आपको करेक्ट शब्द बताना है। आशीर्वाद का, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो आशीर्वाद जो सही लिखा हुआ है वो है आपका बी ऑप्शन, आशीर्वाद। इस तरह से लिखा जाता है आशीर्वाद को, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देख लो। अब यहाँ पर उपसर्ग बताना है आपको। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन प्लस शासन, अ प्लस अनुशासन, या फिर अनु प्लस शासन, या फिर अनुषा प्लस सन। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कैसे आपको सोल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही अनु प्लस शासन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अनु प्लस शासन, अनुशासन। उपसर्ग है आपका अनु। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय के पीछे लगते हैं। अब यहाँ पे वाक्य का शुद्ध रूप आपको छांटना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन, और आपके सिलेबस में मेंशन भी है, मेन बात ये। तो यहाँ पे बताओ, कृपया हमारी बात सुनने की कृपया करें। चलो ये तो आपका गलत है, मान लो इसको। तो कृपया हमारी बात सुनने की कृपया करें, ये तो शब्द नहीं बनता ना, वाक्य नहीं बनता। चलो अब इनमें से बताओ, कृपया हमारी बात सुने, बिल्कुल सही है। कृपया हमारी बात सुने, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कृपया हमारी बात सुने, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 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 यहाँ पर मिस्टेक किस में है? यहाँ पे मिस्टेक है इस कृपया में, इस कृपया में मिस्टेक है। आपको यहाँ पे शब्द करेक्ट करके बताना है कौन सा यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है। पहले तो आप कृपया देखो, कृपया कौन सा सही लिखा हुआ है। ये वाला कृपया सही है, ये वाला कृपया सही है, या फिर ये वाला कृपया सही है। और यहाँ पर ये आपकी जो आपका शब्द शुद्धि भी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक शब्द आपको पता लग जाएगा इसका। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है जी, वो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो कृपया है वो इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से? इस तरह से आपका कृपया लिखा जाता है। चलिए इसकी जगह पर आप मुझे बताओ, आप मुझे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, मुझे आप बताओ जो स्वाधीन है इसका विलोम बताओ मुझे, इसका विलोम शब्द मुझे बताओ। स्वाधीन का विलोम होता क्या है? आपके सिलेबस में मेंशन ये टॉपिक, तो स्वाधीन का विलोम। चलो आप कमेंट करोगे इसका आंसर, स्वाधीन का विलोम। चलो
अब अगला और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मुहावरों का क्वेश्चन है। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। घड़ों पानी पड़ जाना, क्या कहता है? घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का अर्थ। घड़ा भर पानी पड़ जाना, घड़ों में पानी डालना, अत्यंत लज्जित होना, या फिर घड़ भर पानी से नहाना। तो बताओ यहाँ पे। आप आराम से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन को ठीक करने में। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ही करेक्ट होगा। इसका घड़ भर पानी भर जाना कुछ मतलब बनता है सेंटेंस का? नहीं बनता ना। घड़ों में पानी डालना मतलब बनता? नहीं बनता। घड़ भर पानी से नहाना मतलब बनता है इसका? कुछ नहीं बनता जी। यहाँ पर अपना एक ही करेक्ट हमें चमकता हुआ आंसर दिख रहा है अपना, अत्यंत लज्जित होना। यही थोड़ी सेंस दे रहा है ऑप्शन में, तो यह यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। जिसको नहीं भी पता था वो भी अब थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता था। ठीक है जी, अत्यंत लज्जित होना। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। यहाँ पे 10 क्वेश्चन में मुझे आप अपना स्कोर बता दीजिए कितना रहा है। आप 9 में से बताओ, क्योंकि एक तो मैंने आपको स्किप करवाया है। 9 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आप यहाँ पे अपने आपसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझसे झूठ बोल सकते हो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप ये जो क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं इनसे आप झूठ नहीं बोल सकते। तो चलिए बताइएगा फटाफट से आपके कितने ठीक हुए हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, और आप अपने अगले टॉपिक के लिए मुझे सजेस्ट कर सकते हो कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।